स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं हाजिर हूँ द हिंदू के एक और एडिटोरियल को लेके। जो आज का एडिटोरियल है आप पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ के उसका मीनिंग समझा जाता है, यानी कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर पर भी हम ध्यान देंगे यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो चीज़ सीखने में लोग महीनों लगा देते हैं, आप यहाँ पर कुछ मिनट्स में सीख जाएंगे। मिनट्स में। देखो शुरू करते हैं। डिसेप्टिव डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद और डिसेप्टिव का मतलब होता है भ्रामक, मिसलीड करने वाला। कोई ऐसी चीज जो मिसलीड कर रही है, गुमराह कर रही है, असल में है नहीं, बस एक फॉल्स इंप्रेशन दे रही है। डिसेप्टिव, अगर कोई एडवर्टीजमेंट डिसेप्टिव है मतलब वो एडवर्टीजमेंट गुमराह कर रहा है, आपको कुछ गलत बात बता रहा है, कुछ फॉल्स इंप्रेशन दे रहा है। कोई बोल रहा है कि ये साबुन से जो आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और होती नहीं है, तो वो डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट हो गया। किसी की स्माइल डिसेप्टिव है, मैं बोलता हूँ हिज स्माइल वाज डिसेप्टिव, मतलब उसकी स्माइल पे नहीं जाना चाहिए था, उसकी स्माइल तो धोखा देने के लिए थी। तो जो डिस्प्यूट है, कोई डिस्प्यूट मतलब वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, और ये कैसा है? डिसेप्टिव है। कोर्ट्स शुड नॉट वेस्ट, अदालतों को नहीं करना चाहिए बर्बाद, देयर टाइम, अपने समय को, इन क्या चीज करने में? एग्जामिनिंग फिगमेंट्स। एग्जामिन करना मतलब जांच पड़ताल करना, काम करना, एक्शन लेना। किस चीज के लिए? फिगमेंट्स। अब फिगमेंट्स बोलते हैं मन घड़ंत, इमेजिनेशन वाली बातों को, जो आपके मन की उपज होती है, आपकी कल्पना जो होती है, उसको बोलते हैं फिगमेंट्स। नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, इट इज अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन। हिज फियर वॉज अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, मतलब उसका डर और कुछ नहीं, उसके मन की उपज था बस। दिस रूमर इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ये अफवाह तो ये बस मनगढ़ंत कहानी है, कल्पना है, ऐसा सच नहीं है। मतलब अदालतों को कल्पनाओं में या मनगढ़ंत कहानियों में, इनकी जांच करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ विवाद भ्रामक होते हैं, फेक होते हैं। डिसेप्टिव डिस्प्यूट, यहाँ पर डिसेप्टिव एक एडजेक्टिव है नाउन डिस्प्यूट के लिए। कोर्ट्स इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। शुड नॉट वेस्ट वर्ब फ्रेज है, जहाँ पे शुड मॉडल है, वेस्ट मेन वर्ब है, नॉट उसको नेगेट करने के लिए एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। वेस्ट का ऑब्जेक्ट है टाइम, देयर पॉजेसिव डिटर्मिनर है उनका टाइम। क्या करने में? इन बता रहा है। इन का ऑब्जेक्ट है वर्ब, जो कि जेरेंड फॉर्म में है। जेरेंड फॉर्म में एक वर्ब ऑब्जेक्ट बन सकता है एग्जामिन करने में। एग्जामिन क्या करने में? फिगमेंट्स। फिगमेंट एग्जामिन का ऑब्जेक्ट है, नाउन है यहाँ पर। इन 2015 में अ सिविल सूट। पहले तो आप ये समझो सिविल सूट क्या होता है। इसको ना आप क्रिमिनल केस से कंपेयर करो। सिविल सूट में ऐसा होता है कि आप कोर्ट के पास जाते हो और कोर्ट से कोई ऑर्डर मांगते हो, आपको किसी से कोई किसी तरह का कॉम्पनसेशन चाहिए, किसी ने कुछ गलत किया है। क्रिमिनल केस में क्या होता है कि किसी ने कुछ अपराध किया है, जैसे मर्डर, किडनैपिंग, थेफ्ट वगैरह, उसमें आपको सजा दिलवानी है, किसी को जेल भिजवाना है, वो ऐसा केस ना क्रिमिनल केस होता है। और सिविल सूट में ये थोड़ा अलग है, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गए, फैमिली मैटर्स हो गए, तो वो सिविल सूट है। तो एक सिविल सूट था, उसने सीक किया। ये सीक की सेकंड फॉर्म है सॉट। और सीक करना मतलब मांग करना, किसी चीज को पाने की कोशिश करना। तो ये एक मुकदमा क्या चाहता था? ये कहता था कि डिक्लेयर कर दो ताजमहल को अ हिंदू टेम्पल, घोषित कर दो ताजमहल को एक हिंदू टेम्पल, ताजमहल को हिंदू टेम्पल घोषित कर दो, हिंदू मंदिर है ये एक। अब यहाँ पे इन 2015 एडवर्बियल फ्रेज है टाइम बताने के लिए। सब्जेक्ट है सिविल सूट, इसने क्या किया? वर्ब आ गया सॉट, इन्फिनेटिव आ गया टू डिक्लेयर। डिक्लेयर का ऑब्जेक्ट है ताजमहल, और ताजमहल को क्या बताना है? अ हिंदू टेम्पल बताना है। ताजमहल ऑब्जेक्ट है और अ हिंदू टेम्पल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ताजमहल के लिए आया है कि ताजमहल को बताना है अ हिंदू टेम्पल। दिस अप्रैल, इस अप्रैल को, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। आफ्टर एन आगरा ट्रायल कोर्ट रिफ्यूज द पिटिशनर्स रिक्वेस्ट। किसी चीज के बाद में, किस चीज के बाद? एक आगरा का ट्रायल कोर्ट है। ट्रायल कोर्ट आप समझ सकते हो कि जब भी कोई सुनवाई होती है, कोई केस आता है, तो सबसे पहले जिस कोर्ट में जाता है ना, उसको आमतौर पे ट्रायल कोर्ट या निचली अदालत बोलते हैं। तो यहाँ पे वकील अपनी दलीलें पेश करता है, एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं और सब किया जाता है ट्रायल कोर्ट। तो इसने रिफ्यूज कर दिया। पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता, जो याचिका लेकर आते हैं कोर्ट में,
और देखो ज़्यादा पिटिशनर है वो दिखाने के लिए प्लूरल आ गया, और उसका पोजीशन दिखाने के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगाया गया है, उसके बाद एस नहीं लगाया गया। पिटिशनर की रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट क्या थी? टू अपॉइंट, कि अपॉइंट कर दो, नियुक्त कर दो। एन एडवोकेट कमिश्नर, एक एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त कर दो, अपॉइंट कर दो। क्या करने के लिए? कि वो सर्वे करेगा मॉन्यूमेंट को, यहाँ पर इन दिस केस ताजमहल को सर्वे करेगा, उसका सर्वेक्षण करेगा। उन्होंने ऐसा अपॉइंट करने के लिए बोला एक एडवोकेट कमिश्नर को। द इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया? देखो डैश वाली डैश आ गए, इनको एक बार स्किप करो। यहाँ पे मेन वर्ब आ गया हैज सॉट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सॉट किया है, उन्होंने मांगा है रिस्पॉन्सेस को, जवाब को। फ्रॉम, किससे मांगा है? फ्रॉम बताएगा। द सेंटर, केंद्र से मांगा है। एंड द ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है जो अलग अलग हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको, उनकी देखरेख करना, उनकी टेक केयर करना, ठीक है, उनकी स्टूवर्डशिप इनका काम है, उनकी देखभाल करना, उनको प्रोटेक्टेड रखना। बिफोर डिसाइडिंग, फैसला लेने से पहले क्या फैसला लेना है? कि वेदर द लोअर कोर्ट्स रिफ्यूजल शुड स्टैंड, कि जो लोअर कोर्ट का रिफ्यूज़ल है, उन्होंने जो मना किया है कि हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम ये सब कुछ रिसर्च सर्वे नहीं करेंगे। क्या था? हम मॉन्यूमेंट को सर्वे नहीं करेंगे, सर्वे नहीं करवाएंगे, एडवोकेट कमिश्नर नहीं अपॉइंट करेंगे, ये मना किया था ना लोअर कोर्ट ने। तो क्या इस रिफ्यूज़ल को स्टैंड करना चाहिए? क्या ये बरकरार रहना चाहिए? ये रिफ्यूज़ल जो है, क्या लोअर कोर्ट का फैसला सही था? क्या उस रिफ्यूज़ल को स्टैंड करने देना चाहिए हमें? डैशेस के बीच में हाई कोर्ट की और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कोर्ट ने क्या किया? हियरिंग, सुनते हुए द पिटिशनर्स चैलेंज, जो पिटिशनर बात लेकर आए थे अपने साथ, उसको सुनते हुए, उसकी सुनाई करते हुए उन्होंने ऐसा किया। वर्ब यहाँ पर है हैज सॉट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सॉट का ऑब्जेक्ट है रिस्पॉन्सेस, किससे मांगे हैं? फ्रॉम प्रेपोजिशन बताएगी, सेंटर से मांगे हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट है ASI, ASI से मांगे। क्या करने से पहले? बिफोर प्रेपोजिशन की तरह। ऑब्जेक्ट है वर्ब डिसाइडिंग, जेरेंट फॉर्म में। क्या डिसाइड करना है? वेदर द लोअर कोर्ट्स रिफ्यूजल, लोअर कोर्ट को देखो पोजेसिव नाउन बना दिया, लोअर कोर्ट का रिफ्यूजल। वर्ब आ गया शुड स्टैंड, इसे स्टैंड करना चाहिए कि नहीं स्टैंड करना चाहिए। द लीगल पोजीशन असाइड, अगर हम लीगल पोजीशन को एक साइड रख दें, कि अगर हम कुछ समय के लिए ये कानूनी स्थिति को अलग रख दें, तो जो ये मैटर है, ये जो मामला है ना, इज बोथ, ये दोनों है। क्या है? फ्रिवलस है और वेक्सेशियस है। किसी चीज़ को आप फ्रिवलस बोलते हो तो इसका मतलब आप उसे बेतुका, फालतू का बता रहे हो, फ्रिवलस। कोई कुछ शिकायतें लेके आ रहा है, आप बोल रहे हो ये कंप्लेंट्स फ्रिवलस है, मतलब फालतू की शिकायतें हैं, कोई टाइम बर्बादी की चीज़ है, ये फ्रिवलस कंप्लेंट्स। किसी चीज़ को फ्रिवलस बताना मतलब उस चीज़ को फालतू का बताना। जैसे किसी ने कुछ रिमार्क करे, कमेंट करे, फ्रिवलस रिमार्क्स बोल दो उनको। कोई दलीलें पेश कर रहा है, उसकी आर्ग्यूमेंट्स क्या है? फ्रिवलस हैं। और वेक्सेशियस किसी चीज़ को बोलने का मतलब है कि वो चीज़ ना बस गुस्सा दिलाने के लिए, परेशान करने के लिए है, बस हरास करने के लिए है, किसी के ऊपर ना बर्डन डालने के लिए। जैसे यहाँ पर लीगली इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई जेन्युइन कोई डिस्प्यूट नहीं है जिसको रिजॉल्व करना है, बस ऐसे ही परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए कोई ऐसे ही मुकदमा खड़ा कर लेता है, तो उसको बोलेंगे कि वो ना वेक्सेशियस है वो मैटर। यहाँ पे बोल रहे हैं देखो ये मैटर फ्रिवलस भी है, वेक्सेशियस भी है, फालतू का है और गुस्सा दिलाने वाला है। द आइडिया टुडे दैट द ताजमहल वॉज ओरिजिनली ए हिंदू टेम्पल, ये जो आइडिया है ना, जो विचार है आज, क्या है? दैट बताएगा कि जो ताजमहल है वो ओरिजिनली, मूल रूप से एक हिंदू मंदिर है। इज, ये क्या है? एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, विद द लेट 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी, लेट 20th सेंचुरी मतलब 1900s में, लास्ट में कहीं जाके उसमें एक राइटिंग्स हुई थी, राइटिंग्स, कुछ लेखन हुआ था, किसका? ऑफ पुरुषोत्तम नागेश ओक। तो पुरुषोत्तम नागेश ओक के लेखन से जुड़ी हुई है ये। 20वीं सदी के अंत में कुछ राइटिंग्स उन्होंने की थी, कुछ लेख किया था, कुछ उनकी किताबें थी, उनके द्वारा लिखी गई थी, और उसी से आ रही हैं ये क्या? ये आइडिया, ये एसोसिएटेड है उसी से। यहाँ पर सब्जेक्ट है आइडिया। आइडिया क्या है?
अ पॉजिटिव क्लॉज। आइडिया क्या है, दैट बताएगा कि जो ताजमहल है, इस क्लॉज के अंदर ताजमहल सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है हिंदू टेम्पल। ओरिजिनली एडवर्ब, कि असल में तो ये हिंदू टेम्पल है। अब इस आइडिया के लिए यहाँ पे वर्ब आ गया इज। ये आइडिया क्या है, एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है किसके साथ, विद ने बताया लेट 20th सेंचुरी राइटिंग्स के साथ, यानी 1980 90 इस टाइम की, ये हो गया 20th सेंचुरी। किसकी, ऑफ पुरुषोत्तम नागेश ओक। प्रोफेशनल हिस्टोरियंस, पेशेवर हिस्टोरियंस जो हैं, मतलब इतिहासकार, एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स, और आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविद। हिस्टोरियंस भी इतिहास के बारे में रिसर्च करते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट भी। इनका करने का तरीका अलग होता है। हिस्टोरियन रिटन रिकॉर्ड्स को पढ़ते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, गवर्नमेंट के कुछ पुराने ओल्ड रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है, कुछ भी पुरानी किताबें, कुछ पुराने ग्रंथ, वो हो गए हिस्टोरियंस। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो करते हैं खुदाई का काम, और खोद के फिजिकल चीज़ों को वो एनालाइज करते हैं, उनको इंस्पेक्ट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि क्या है इतिहास में, क्या था और क्या नहीं। ये होते हैं पुरातत्वविद, ठीक है। वो करते हैं, क्या एक वर्ड होता है खुदाई करने का, एक्सकवेट करते हैं, वो एक्सकवेट। हैव रिपीटेडली रिजेक्टेड, उन्होंने बार बार रिजेक्ट किया है, बार बार खारिज किया है, किसको, हिज क्लेम्स, उनके क्लेम्स को, जिस ऑथर की भी बात की गई थी। बिकॉज, क्योंकि दे बैंक ऑन करने का मतलब किसी के भरोसे रहना, स्पेकुलेटिव लिंग्विस्टिक आर्ग्यूमेंट्स, कि वो जो उनके दावे हैं ना, वो स्पेकुलेटिव लिंग्विस्टिक आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। स्पेकुलेटिव मतलब गैस किया हुआ है आपने कल्पना से कुछ किया हुआ है। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा से जुड़े हुए। आर्ग्यूमेंट्स मतलब आपकी दलीलें, जो आप कह रहे हो, आप जो क्लेम आपके हैं, वो हो गए आर्ग्यूमेंट्स। तो भाषा से संबंधित आप कुछ अनुमान लगा के कोई तर्क पेश करते हो, तो वो हो गए स्पेकुलेटिव लिंग्विस्टिक आर्ग्यूमेंट्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसका मतलब क्या है, स्पेकुलेटिव लिंग्विस्टिक आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब है। जैसे अगर कोई लॉ है, वो बोलता है कि इस एरिया में व्हीकल्स कोई भी अलाउड नहीं है, तो कोई आदमी वहाँ पे अपनी बाइसिकल खड़ी करके चला जाता है, तो बोलता है कि बाइसिकल तो है ना, बाइसिकल तो व्हीकल नहीं होता ना, उसमें मोटर भी नहीं लगी हुई है, इंजन नहीं लगा हुआ, तो वो तो व्हीकल है नहीं, वो तो खड़ा कर सकते हैं। तो वह भाषा में जो शब्दों के मतलब हैं उनसे खेल रहा है, और उसके आधार पे वो जीतना चाहता है, अपने पॉइंट को स्ट्रांग दिखाना चाहता है। तो इस तरह के ना भाषा के शब्दों के साथ, फ्रेजेस और जो वर्ड्स हैं उनके मतलब के साथ खेल के, वर्ड प्ले करके कुछ ना कुछ, उसके आधार पर ये दावे हैं। एंड अनसपोर्टेड हिस्टोरिकल असर्शंस, और ऐसे असर्शंस हैं, असर्शन भी दावों को ही कहते हैं, क्लेम का इस सिनोनिम है, कि ऐसे असर्शंस हैं, ऐसे दावे हैं, ऐसे कॉन्फिडेंट के साथ कही जाती है ना कोई भी बात की ऐसा है, तो ये असर्शन होता है। हिस्टोरिकल, इतिहास से जुड़े जो उन्होंने दावे करे हैं वो अनसपोर्टेड है, अनसपोर्टेड, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, किसी सबूत की सपोर्ट नहीं मिल रही है, कोई सबूत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ एविडेंस, सबूत, दैट शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, इज रूटेड इन, वो फिक्स्ड है कहीं पे, कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में, यूरोपियन ट्रैवलर्स अकाउंट्स में, आर्किटेक्चरल हिस्ट्रीज में, एंड आर्कियोलॉजी में। मतलब इस बात का सबूत कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, बहुत सारे सबूत हैं। कहाँ पे देखो फिक्स्ड है ये, रूटेड कहाँ पे है, कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स। कंटेम्प्रेरी मतलब जिस टाइम पे ताजमहल बना था, यानी उस टाइम के आसपास का जो भी है वो हो गया कंटेम्प्रेरी। क्रॉनिकल्स मतलब उस समय के जो भी अभिलेख है, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, अलग अलग क्रॉनिकल्स। कंटेम्प्रेरी बोलने का मतलब उसी समय के इतिहास के ग्रंथ जो हैं, ग्रंथ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स जो हैं, जो गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स या डायरीज। यूरोपियन ट्रैवलर, वहाँ से यूरोप से जब कोई यात्री आते थे, ट्रैवल करते थे, उनके अकाउंट्स मतलब उनके विवरण, उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था जगहों को, जिस तरीके से इवेंट्स को या प्लेसेस को डिस्क्राइब जैसे उन्होंने किया था, उसके आधार पे। आर्किटेक्चरल हिस्ट्रीज, कि कैसे, किस तरह का आर्किटेक्चर था, किस तरह से बिल्डिंग बनती थी,
बिल्डिंग का आर्किटेक्चर एंड आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजी मतलब जो पुरातत्व की भी अगर हम बात माने, आर्कियोलॉजिस्ट्स की बात माने, तो इन सब में रूटेड हैं ये सबूत कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। तो यहाँ पे एविडेंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज आ गया, दैट, जो बता रहा है एविडेंस, किस चीज़ का एविडेंस, दैट शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। इस रिलेटिव क्लॉज में शाहजहां सब्जेक्ट है, बिल्ट वर्ब है, ताजमहल बिल्ट का ऑब्जेक्ट है। अब एविडेंस के लिए वर्ब आ गया इज रूटेड, एविडेंस रूटेड है। कहाँ पे रूटेड है? इन कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स। अब ये सब इनके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, सब इनके ऑब्जेक्ट हैं, मतलब नाउन है सब। नो आर्कियोलॉजिकल स्टडी, कोई भी ऐसा पुरातत्विक अध्ययन नहीं है, हैज़ प्रोड्यूस, जिसने प्रोड्यूस किया हो सबूत, किस चीज़ का, ऑफ अ मिडीवल हिंदू टेम्पल, कि कोई हिंदू टेम्पल है जो मध्यकालीन समय में था, बीनीथ द ताज, ताज के नीचे, ताजमहल के नीचे कोई मंदिर था। मतलब कोई भी ऐसी आर्कियोलॉजिकल स्टडी, कोई भी उन्होंने, वो इतिहासकारों ने कुछ अध्ययन किया हो, उसमें कहीं पे भी ऐसा सबूत नहीं पाया गया जो कि दिखा रहा है कि ताजमहल के नीचे एक मध्यकालीन हिंदू मंदिर था। यहाँ पर सब्जेक्ट है नो आर्कियोलॉजिकल स्टडी, वर्ब आ गया हैज़ प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का ऑब्जेक्ट एविडेंस, एविडेंस क्या, ऑफ ने बताया, ऑफ अ मिडीवल हिंदू टेम्पल, कहाँ पे, बीनीथ प्रेपोजिशन, बीनीथ का ऑब्जेक्ट द ताज। Even though the ASI has previously submitted in affidavits that some rooms are locked, हालांकि ASI ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहले सबमिट किया है कुछ एफिडेविट्स को। एफिडेविट क्या होते हैं? ऐसे रिटर्न अग्रीमेंट नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट, जहाँ पे एक पर्सन बोलता है कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं स्वेयर करता हूँ कि जो बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो एकदम सही है, और ये किया जाता है किसी ऑथराइज्ड पर्सन की प्रेजेंस में। तो एफिडेविट उन्होंने सबमिट किए हैं, उनमें उन्होंने क्या बताया है कि कुछ कमरे लॉक्ड हैं ताजमहल में, क्योंकि दे आर स्ट्रक्चरली वल्नरेबल। ये वल्नरेबल है, मतलब इनका स्ट्रक्चर ना कमज़ोर है, मतलब ये टूट सकते हैं, डैमेज कॉज कर सकते हैं, जो इनके अंदर जाएगा उनको चोट लग सकती है। सपोर्टर्स ऑफ द टेम्पल आइडिया, कि ये एक मंदिर है, इस विचार के जो सपोर्टर्स हैं, इस विचार को सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं, इसके समर्थक जो हैं, हैव अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया है, अलेज करना, आरोप लगाना, कुछ बताना, दैट दे कंसील हिंदू आइडल्स, कि ये कंसील कर रहे हैं, मतलब छुपा के रख रहे हैं हिंदू आइडल्स को, हिंदू मूर्तियां इनके अंदर हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। यहाँ पे इवन दो से शुरू हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इवन दो से शुरू होके यहाँ तक है, और इसके अंदर खुद का एक और क्लॉज भी है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली वल्नरेबल। फिर मेन क्लॉज आ गया सपोर्टर्स ऑफ द टेम्पल आइडिया, वर्ब है हैव अलेज्ड, अलेज क्या किया है, ये अलेज किया है, जो अपने आप में खुद एक क्लॉज है। अब भारतीय जनता पार्टी लीडर, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ऑल्सो अनसक्सेसफुली, कुछ उन्होंने किया जिसमें वो असफल रहे, फाइल्ड अ PIL, उन्होंने PIL दायर की थी, एक जनहित याचिका दायर की थी। PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब आप कोई ऐसा केस फाइल करते हो जो आपके पर्सनल गेन के लिए नहीं है, आपके पर्सनल कंसर्न्स के लिए नहीं है, बल्कि आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो होता है PIL। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हो गया, करप्शन को रोकने के लिए हो गया, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए हो गया। तो 2022 में उन्होंने ऐसा फाइल किया था PIL को, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई उसमें। एंड एक्टिविस्ट्स, जो एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने कोशिश करी, एक्टिविस्ट ने कोशिश करी ऑफर करने की गंगाजल, उन्होंने गंगाजल चढ़ाने की कोशिश की 2024 में। गिवन द राइट हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, एन आइडिया कैन परसिस्ट लॉन्ग आफ्टर इट्स ओरिजिन्स फ्रॉम स्यूडो हिस्ट्री। यहाँ पे गिवन का मतलब है कि इन चीज़ों को देखते हुए, गिवन का मतलब है कि कुछ दिया हुआ है, हमारे सामने कोई चीज़ें हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। क्या मिला हुआ है हमें? द राइट, सही प्रकार के हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक एंड सोशल कंडीशंस, और सामाजिक कंडीशंस, सामाजिक परिस्थितियां, जब सही परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, तो एक आइडिया, एक विचार कैन परसिस्ट कर सकता है, मतलब बना रह सकता है,
परसिस्ट करना मतलब एग्जिस्ट करना, वो बना रह सकता है लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक बना रह सकता है, वो भी किसके बाद, आफ्टर इट्स ओरिजिन्स, उसके ओरिजिन्स के बाद, यानी उसकी उत्पत्ति के बाद, जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुआ था। मतलब एक आइडिया जहाँ पे एक विचार की शुरुआत होती है वो बहुत उसके आगे तक लंबे टाइम तक चल सकता है। और ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ था, स्यूडो हिस्ट्री से। अब ये स्यूडो हिस्ट्री क्या है, जहाँ पे भी आप ये स्यूडो वर्ड देख लो ना, इसका मतलब कोई चीज़ ना फॉल्स है, नकली है, फेक है। स्यूडो लीगल, जैसे अगर कुछ चीज़ स्यूडो लीगल है तो बोल रहे हैं कि वो लीगल है, लेकिन वो लीगल है नहीं। स्यूडो साइंस मतलब फेक साइंस, स्यूडो हिस्ट्री मतलब फेक हिस्ट्री। तो ऐसे विचार जो फेक हिस्ट्री से आए हैं वो विचार भी लंबे टाइम तक चल सकते हैं। क्यों, कैसे चल सकते हैं, अगर उन्हें सही तरह की परिस्थितियां मिल जाएं, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशंस मिल जाएं। यहाँ पे गिवन एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। इसको ऐसे समझ लो कि इफ एन आइडिया इज गिवन, एक आइडिया को अगर दे दिए जाए, एक आइडिया को अगर मिल जाए, क्या क्या मिल जाए, तो ये सब गिवन के ऑब्जेक्ट हैं। नहीं, एक ऑब्जेक्ट है गिवन का कंडीशंस, और एक कंडीशंस कैसी है, इन कंडीशन के लिए सब एडजेक्टिव आए हैं, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। फिर यहाँ पे मेन क्लॉज का यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया आइडिया, मेन वर्ब है कैन परसिस्ट, लॉन्ग एडवर्ब किसके बाद, आफ्टर कंजंक्शन ने बताया, इट्स पोजेसिव डिटर्मिनर, ओरिजिन्स, ठीक है, नाउन है इस क्लॉज में। नहीं, ये क्लॉज है ही नहीं, आफ्टर प्रेपोजिशन है, क्योंकि आफ्टर के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ओरिजिन, जो कि एक नाउन है। ओरिजिन कहाँ से आए, फ्रॉम ने बताया स्यूडो हिस्ट्री से। द ऑन गोइंग केस, ये जो केस चल रहा है ना, ये जो मौजूदा मामला है, ये रिजेंबल करता है, यानी किसी जैसा दिखता है, किसी से मिलता जुलता है, एस्पेक्ट्स ऑफ द ज्ञानवापी एंड मथुरा डिस्प्यूट्स, ज्ञानवापी और मथुरा के जो डिस्प्यूट हुए थे, जो वो विवाद चल रहे थे, उसके जो पहलू हैं उनसे मिलता जुलता है। जहाँ पे क्या हुआ था, रिक्वेस्ट फॉर ऑस्टेंसिबली ऑब्जेक्टिव सर्वेज, जहाँ पे रिक्वेस्ट की गई थी, अनुरोध किया गया था कि हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, सर्वे चाहिए, कि हमें सर्वे करवाने हैं। वो भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन किस तरह से ऑब्जेक्टिव है, ऑस्टेंसिवली ऑब्जेक्टिव है। ऑस्टेंसिवली एडवर्ब है इस ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव सर्वे कैसा सर्वे होता है, ऐसा सर्वे जो जेन्युइनली इम्पार्शियल है, ठीक है, उसका एक बेस है, अनबायस्ड है, वो किसी एक को सपोर्ट नहीं कर रहा है दूसरे के मुकाबले, तो ऐसे सर्वे। लेकिन ऑस्टेंसिवली ऑब्जेक्टिव, ऑस्टेंसिवली ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि बस कहने को ऊपरी ऊपरी तौर पे तो ऑब्जेक्टिव है, ऐसा बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव है भाई, हम किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, तो ऐसा वो कह रहे हैं। तो लेकिन ऑस्टेंसिवली ऑब्जेक्टिव होते हैं ये, ऊपरी तौर पर निष्पक्ष दिखने वाले होते हैं ये सर्वे। ऑस्टेंसिवली वर ऑल्सो प्लेटफॉर्म्स, ये प्लेटफॉर्म्स थे, मंच थे, क्या करने के, टू एडवांस रिविजनिस्ट पॉलिटिकल नैरेटिव्स, एडवांस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। रिविजनिस्ट, रिविजनिस्ट क्या होता है, ये एडजेक्टिव का क्या मतलब है, रिविजनिस्ट कहने से मतलब है जब कोई कोशिश करता है कि पहले से एस्टैब्लिश्ड कोई इतिहास है, राजनीति है, और उसको वो बदलने की कोशिश करता है, उसका अलग मतलब निकालने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं कि वो इंसान ना रिविजनिस्ट है, रिविजनिस्ट। और पॉलिटिकल तो मतलब राजनीति, सरकार से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड पॉलिटिकल। नैरेटिव मतलब कहानी, मतलब आपने हिस्ट्री का या पॉलिटिकल इवेंट्स का कुछ ऐसा मतलब निकाल लिया जिसके ज़रिए आप पहले से जो एस्टैब्लिश्ड आइडियोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जो इंटरप्रिटेशंस हैं, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अलग ही कहानियाँ बना रहे हो, अलग ही नैरेटिव सेट कर रहे हो, अलग ही राजनीतिक कहानियाँ आप बनाने की कोशिश करो। रिविजनिस्ट, पहले से जो चीज़ें हैं बनी हुई उनको आप क्वेश्चन कर रहे हो और कुछ दूसरा ही एजेंडा नया बना रहे हो। जो भी हिस्ट्री के इवेंट्स हैं उनको आप अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, मिसलीड करने के लिए प्रोबेबली, तो वो हो गए रिविजनिस्ट पॉलिटिकल नैरेटिव्स। कोर्ट्स आर एम्पावर्ड, अदालतों के पास ये शक्ति है टू रिजेक्ट, कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं प्लीडिंग्स को। प्लीडिंग्स यानी जो भी याचिकाएं हैं उनको। कौन सी याचिकाएं, दैट डिस्क्लोज, जो नहीं दिखाती नो सस्टेनेबल कॉज ऑफ एक्शन, जो कोई भी एक ऐसा कॉज नहीं दिखाती, कार्रवाई करने के लिए कोई ठोस, कोई टिकाऊ कॉज, कारण नहीं दिखाती। इवन एज दे आर नॉट कमीशंस ऑफ
historical inquiry and should not treat even as they are not commissions of historical inquiry। और वैसे भी जो कोर्ट्स हैं वो कोई कमीशंस नहीं है, कोई ऐसे आयोग नहीं है जिनका काम हिस्ट्री की इंक्वायरी करना है कि इतिहास में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ऐतिहासिक जांच करना उनका काम नहीं है। एंड शुड नॉट ट्रीट एवरी स्पेकुलेटिव हिस्टोरिकल हाइपोथेसिस एज सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर अ सुपरवाइज्ड इन्वेस्टिगेशन। देखो कैसे बनाया हुआ है सेंटेंस। और कोर्ट को नहीं करना चाहिए, ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, इनको नहीं मानना चाहिए। हर स्पेकुलेटिव मतलब गैस के आधार पे, गैस किया हुआ है आपने, कल्पना किया हुआ है, हर काल्पनिक हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक हाइपोथेसिस जो है यानी परिकल्पना, एक इमेजिनेशन आपने तैयार किया है, उसको नहीं मानना चाहिए। सफिशिएंट ग्राउंड्स, उसको सफिशिएंट ग्राउंड्स पर्याप्त आधार नहीं मानना चाहिए। क्या करने के लिए? फॉर अ सुपरवाइज्ड इन्वेस्टिगेशन, कि आप जांच पड़ताल करने लगोगे। जांच पड़ताल करने के लिए इसको सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं मानना चाहिए। प्रॉपर मीनिंग क्या निकल रहा है कि कोर्ट के पास पावर है कि जो आपके पास ऐसे केस आते हैं जो जिनका कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है, कोई आधार नहीं है सही, उनको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, थ्रो अवे कर सकते हैं। कोर्ट कोई हिस्ट्री पे रिसर्च करने की टीम नहीं है और उनको पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब चालू नहीं कर देनी चाहिए किसी के बस किसी गैस के ऊपर, किसी हिस्टोरिकल गैस के ऊपर। इक्वली, समान रूप से, सिविल प्रोसीजर शुड नॉट टॉलरेट रीलिटिगेटिंग क्लेम्स। जो सिविल प्रोसीजर है, जो सिविल केसेस वगैरह होते हैं, इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए रीलिटिगेटिंग का मतलब क्या है? बार बार लिटिगेट करना, बार बार मुकदमा चलाना, वो भी उन क्लेम्स के लिए लैकिंग, जो कि लैक कर रहे होते हैं, जिनमें कमी होती है किसी भी असली एविडेंशरी फाउंडेशन की। एविडेंस से बना एविडेंशरी, फाउंडेशन मतलब नींव। उनके पास सबूत की कोई नींव नहीं होती, मतलब बार बार ऐसे दावों को लेके आप मुकदमे मत चलाओ जिनका कोई सबूत नहीं है आपके पास, जिनके पास नींव नहीं है सबूतों की। ऑल मेजर मोन्यूमेंट्स, जितने भी बड़े बड़े स्मारक हैं, एक्यूमुलेट, वो इकट्ठा कर लेते हैं मटेरियल्स को, ऑफ एडिशंस एंड अल्ट्रेशंस, उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल जुड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जमा हो जाती है, कुछ एडिशंस, कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं, कुछ अल्ट्रेशंस होती हैं, कुछ बदलाव भी हो जाते हैं ओवर टाइम के साथ साथ। बट हेरिटेज स्कॉलर्स, लेकिन जो हेरिटेज स्कॉलर्स हैं, हेरिटेज स्कॉलर क्या होते हैं? जो कल्चर के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, कल्चर हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत के स्कॉलर होते हैं। ये पढ़ाई करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। ड्रॉ अ लाइन, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब अंतर स्पष्ट करते हैं किसके बीच में? स्टडीइंग अ मॉन्यूमेंट्स एवोल्यूशन, कि भाई कोई मॉन्यूमेंट जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, कैसे कैसे उसका विकास हुआ है, उसको स्टडी करना, उसका अध्ययन करना एक बात है। एंड रीडिफाइनिंग इट्स आइडेंटिटी आउटराइट, मतलब सीधा पूरे तरीके से उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान को पूरे तरीके से बदलना अलग बात है, ये अलग बात है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑल मेजर मॉन्यूमेंट्स, वर्ब है इसके लिए एक्यूमुलेट, ऑब्जेक्ट है मटेरियल्स, ऑफ एडिशंस एंड अल्ट्रेशंस, मटेरियल का पोस्ट मॉडिफायर, ओवर टाइम एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, कंजंक्शन बट, हेरिटेज स्कॉलर्स सब्जेक्ट है इस क्लॉज में, वर्ब है ड्रॉ का ऑब्जेक्ट लाइन, ये ड्रॉ लाइन तो एक पूरा इडियम है, ठीक है। बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन का ऑब्जेक्ट है स्टडीइंग, बिटवीन का ऑब्जेक्ट है ये पूरा, और एंड के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि दोनों ही जेरेंट फ्रेजेस हैं। द ताजमहल बिकेम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983 में ताजमहल बन गया था एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने ऑफिशियली लेबल कर दिया था ताजमहल को कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को बोले तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम होता है एजुकेशन और साइंस को प्रमोट करना, और ख़ास तौर पे ये कल्चरल हेरिटेज जो होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन्होंने कई सारी साइट्स को बोला हुआ है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना,
रिपीटेड अटेम्प्ट्स, बार बार जो कोशिशें की जा रही है, टू रीडिफाइन इट्स आइडेंटिटी, इसकी पहचान को रीडिफाइन करने की, अलग अलग बताने की कि ये नहीं है, ये तो वो है, ये वो है। कैन ऑल्सो मडल, ये मडल कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, खराब कर सकता है इंटरनेशनल परसेप्शंस ऑफ इंडिया स्टूवर्डशिप ऑफ द मॉन्यूमेंट। इंटरनेशनल मतलब जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय धारणा है लोगों के बीच में इंडिया की स्टूवर्डशिप को लेकर। स्टूवर्डशिप करना मतलब एन एक्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ध्यान रखना, उसको संभाल के रखना, लुक आफ्टर करना, कि इंडिया कैसे देखभाल करता है, ठीक है, मॉन्यूमेंट की, वो भी ऐसा मॉन्यूमेंट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कैसे देखभाल करता है, उससे रिलेटेड सवाल खड़े कर सकते हैं देश। एंड डिसरप्ट द रीजन्स, और डिसरप्ट कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं क्षेत्र के टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी, मतलब टूरिज्म के ऊपर बेस्ड जो अर्थव्यवस्था चल रही है, जो लोगों के रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स चल रहे हैं, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ठहरते हैं, खाते पीते हैं, तो वहाँ से जो इकोनॉमी होती है, पैसा बनता है, उसको, उस पर असर डल सकता है, उस पर दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये सब करने के, बार बार कोशिश करने के, उसको रीडिफाइन करने के। द हाई कोर्ट में अल्टीमेटली अग्री, हाई कोर्ट हालांकि बेशक आखिर में सहमत हो जाए विद द ट्रायल कोर्ट्स ऑर्डर, कि जो ट्रायल कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया था, ठीक है, और उसी ऑर्डर से वो सहमत हो जाए आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन, प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद, मतलब पूरी जांच पड़ताल के बाद। बट द क्लेम डिजर्व्स नॉट अ ब्रेथ ऑफ एयर, लेकिन ये जो क्लेम है, ये जो दावा है ना, डिजर्व करता है, किसके काबिल है, अ ब्रेथ ऑफ एयर, एक ब्रेथ ऑफ एयर भी नहीं मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे कहने का निकल रहा है कि इसको तो 1 मिनट भी नहीं मिलना चाहिए, इसको इसके ऊपर बात करनी नहीं चाहिए। बेशक हाई कोर्ट आखिर में इसको रिजेक्ट कर भी दे, मतलब अग्री कर ले ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से जिन्होंने रिजेक्ट किया था, लेकिन फिर भी इस क्लेम को तो ब्रेथ ऑफ एयर भी नहीं मिलनी चाहिए। ये तो थोड़ी सी भी तवज्जो के लायक नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहना है इस एडिटोरियल का। द पिटिशनर्स हैव नॉट एडवांस्ड, जो पिटिशनर्स है, जो याचिका करता है, जो ये याचिका लेकर आ रहे हैं, उन्होंने नहीं दिखाया है कोई भी नया सबूत। इवन एज हेरिटेज इंस्टीट्यूशंस, और हेरिटेज इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो है हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ये जो सभी संस्थान हैं, कंटिन्यू टू, ये क्या लगातार कर रहे हैं, फेस, सामना करे जा रहे हैं, सस्टेन, लगातार बने हुए, लीगल प्रेशर का, कानूनी दबाव का, टू मैन्युफैक्चर, की मैन्युफैक्चर करो, बनाओ, क्या बनाना है, कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सी बनाओ, विवाद खड़े करो, फ्रॉम फिगमेंट्स, वो भी कहाँ से, फिगमेंट से, जो सबसे पहले मैंने बताया था, कल्पना से, मनगढ़ंत कहानियों से, इमेजिनेशन से आप नए नए कंट्रोवर्सीज खड़ी करो। लोग बार बार ये केस, जो लोग ये केस लेकर आ रहे हैं, उन्होंने कोई नया एविडेंस नहीं दिखाया, वो बस गवर्नमेंट के हेरिटेज टीम्स के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी बनाओ, ऐसे ही इमेजिनेशन से। तो ये था आज के वीडियो लेसन में, काफ़ी मेहनत के साथ ये वीडियो लेसन तैयार करता हूँ मैं आपके लिए। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली समझते, सीखते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।